गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू तो कर ही चुके हैं हम बहुत देर पहले, लेकिन रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट की हमने। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और 6 हेडिंग मैंने आपको लिखा के देखी, कुछ बच्चों ने लिखी कुछ बच्चों ने नहीं लिखी। और थोड़ा भी तुम्हारा अगर जमीर जिंदा होगा तो जिन्होंने ढंग में नहीं लिखी है ना, एक बार चैप्टर को जाके पढ़ना आज और उसके बाद लिखने की कोशिश करना, है ना। नहीं लिखोगे तो वहां पे भी नहीं लिखा जाएगा। तुम सोच रहे होंगे कि हम वहां पे लिख देंगे, वहां पे उससे भी बुरा होगा। कम से कम यहाँ प्रेशर नहीं है ना, तो यहाँ पे जाके लिखो उसे एक बार कम से कम। यार अब तो इस टाइम पे तो तुम्हें अपने एग्जाम तक कम से कम 1 घंटा लोड करना चाहिए। जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, 1 घंटा राइटिंग में करना चाहिए। मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल, है ना। एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर जो भी आप करना चाहते हो, एक इसमें एक बिजनेस में, है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें अकाउंटेंसी में, इंग्लिश का एक कोई भी पैराग्राफ लिख के देखो, है ना। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपको, है ना, 10-10 15-15 मिनट राइटिंग के लिए अलॉट करनी चाहिए इस टाइम पे। जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है और जिनकी है भी, उन्हें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। और तुम अगर नहीं करोगे तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई जादू टोना है कि मैं तुम्हें कोई ऐसे फूंक मार दूंगा, झाड़ फूंक कर दूंगा और तुम कुछ तो ऐसा ग्रो कर जाओगे, बिल्कुल ही अलग निकल के आओगे। जिसने शुरू से नहीं पढ़ा तो अब उसे दिक्कत होएगी, है ना। प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से गुजरना होता है। खैर, तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेंट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, ये हमारी कंडीशन थी। किसके टाइम पे? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेटेड थी, बिल्कुल रुकी हुई, है ना, जिसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। वो भी बहुत टाइम के लिए, काफी लंबे समय के लिए। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, मॉनसून के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है ना। इवन लैंड सेटलमेंट सिस्टम लगाया उन्होंने, और वहां पे हमारे से बहुत हाई रेट का क्या किया, लगान चार्ज किया। ये पॉइंटर्स कीवर्ड्स है, इनसे आपको लैंग्वेज बना के एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस को बताना है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। मतलब 5-5 बार बोल चुका हूँ मैं। और अगर किसी के दिमाग में फिर भी नहीं आती है तो फिर कुछ नहीं कीजिएगा, आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, रहने दो। हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। कहाँ पे थी? ब्रिटेन में थी। वो हमेशा चाहते थे कि हम उनके ऊपर क्या रहे, डिपेंड रहे। ऑल्दो उन्होंने हमारे क्या किया, हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया। तो ये सब रीजन बने। ऐसे भी लिख सकते हो, दीज, लास्ट में लिख दो, दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सिंपल सिंपल इंग्लिश बनानी है। मुझे तो कोई इतनी ज्यादा इंग्लिश आती भी नहीं है बनानी, मैं ही लिख देता हूँ। तो यार तुम तो सारे हैंडसम हैंडसम बैठे हो यहाँ पे, तुम नहीं लिखोगे तो फिर कौन लिखेगा यार। ज्यादा बहुत बहुत बड़ी गाथा नहीं लिखनी है, 3-3 4-4 लाइन में हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है बस। और ऐसा भी नहीं कि केवल पॉइंटर लिख के छोड़ दो, कि उसके कीवर्ड लिख के छोड़ दो। भाई कीवर्ड की लैंग्वेज बनानी है बस, और क्या करना है उसमें। रैम्पेंट पॉवर्टी, उसमें क्या लिखोगे कि रिलायबल डेटा नहीं था हमारे पास कोई पॉवर्टी का, ना ही हम मेजर कर सकते थे कि, ना हम ऐसे लिख दो कि उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर इज नो रिलायबल डेटा थ्रू विच वी कैन कैटेगराइज द पुअर एंड नॉन पुअर, है ना। ऑल्दो पीपल आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर लिविंग स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, है ना। बस ये बताना है कि रैम्पेंट पॉवर्टी। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बता दिए। रोड्स के बारे में बताओ, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताओ, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताओ, और आपका जो कम्युनिकेशन वगैरह उनके बारे में बताओ कि इनकी स्टेट, इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। रेलवे का पॉइंट लिखो, वो भी थोड़ा उसके कि रेलवे चालू की वो भी अपने मोटिव से। ये चीज है। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, वो बता दिया, हमारी इंडस्ट्री तो उन्होंने बर्बाद करी, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इनसे खरीदने के लिए के अलावा। और दूसरा, इनके प्रोडक्ट्स थोड़े क्या थे, हाँ, वो ऐसे मैनुअल प्रोडक्ट नहीं थे, वो मशीन मेड प्रोडक्ट थे, ठीक है ना, जिनकी फिनिशिंग ज्यादा थी, है ना, और कंपैरेटिवली सस्ते थे। कंपैरेटिवली क्या भी थे, सस्ते भी थे। एंड अ न्यू क्लास इमर्ज एट द टाइम, है ना, विच वाज वेरी कीन इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, है ना, so that the dependency on imports were increased on the eve of independence. नेक्स्ट है बच्चों डिप्लीटेड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी?
डिप्लीटेड कौन सी होती है? जो बिल्कुल, जिसमें जो मशीन्स वगैरह है वो बिल्कुल मानो कि स्क्रैप में चली गई हो। किस में चली गई हो? पहली बात तो हमारे पास मशीनरी थी ही नहीं, जो थी वो घिसी पिटी थी, डिप्लीट हो गई बिल्कुल। मतलब अब उन्हें स्क्रैप में बेचने से अलावा और कुछ उनकी प्रोडक्टिविटी उनसे जनरेट नहीं की जा सकती। और इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, कि यहाँ पे जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज लगे उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेटेड तो थी, डिप्लीटेड भी हो गई। क्या हो गई? और मैं तो ये कह रहा हूं कि डिप्लीटेड थी तो क्या हुई? स्टैग्नेटेड हुई। अगर डिप्लीटेड ना होती तो ग्रोथ तो होती ना, फिर प्रोडक्शन होता तो वो स्टैग्नेंट बनती ना। तो डिप्लीटेड इकोनॉमी की वजह से ही स्टैग्नेटेड इकोनॉमी हमारी बनी है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज अ डिप्लीटेड इकोनॉमी। जैसे स्टैग्नेटेड है उसमें भी यही लाइन लिख सकते हो आप। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज अ, उसके लिए वाज अ स्टैग्नेटेड इकोनॉमी। एक लाइन तो ये लिखो ऐसे, ठीक है ना? तो यार थोड़ा सा कुछ आगे पीछे दिमाग लगाया करो कि हम कहाँ पे किस टॉपिक को कैसे एडजस्ट कर। ऐसे नहीं कि बस पागलों की तरह बैठ गया आके कि सामने वाला ही सब कुछ करके देगा, हमें नहीं होगा। ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे आकर के मैंने तुम्हारी ज्यादा आदत बिगाड़ दी कि सब कुछ मैंने ही करके दिया, मैंने ही करके दिया, तुमने कुछ किया ही नहीं। थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा अप्रोच चेंज कर लो अब इस टाइम पे। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी, ये कैसी इकोनॉमी होती है? ऐसी जैसे, मतलब यहाँ पे भी ये पॉइंट कैसे लिखा है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको बताना है कि स्टैग्नेटेड इकोनॉमी कौन सी होती है, अभी डिप्लीटेड के बारे में बता रहा है कि ये वो इकोनॉमी होती है वेयर नो अरेंजमेंट हैज बीन मेड, यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी वहां पे कुछ इस तरह का वो नहीं किया गया, सिस्टम नहीं बनाया गया कि टू रिप्लेस द फिजिकल असेट्स, कि हम किसको रिप्लेस कर पाए, बस जो थी हमारे पास थी उसे रिप्लेस करने का कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं उस टाइम पे। ठीक है ना? जो चल रही है मशीनरी चल रही है, बेकार है तो बेकार है, स्क्रैप है तो स्क्रैप है। ब्रिटिश रूलर डिड नॉट मेक एनी अरेंजमेंट, उन्होंने कुछ भी नहीं किया टू रिप्लेस द डेप्रिशिएटेड फिजिकल असेट, जो हमारी फिजिकल असेट डेप्रिशिएट हो चुकी थी उनको रिपेयर या रिप्लेस करने का कोई भी अरेंजमेंट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो तो चाहते थे ये कि वो हमारी मर्जी पे जिंदा रहे। नेक्स्ट है बच्चों सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल समझते हो आप? सेमी फ्यूडल, उसको हिंदी में बोलते हैं सामंतवादी। ऐसा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, भी बताता हूँ मैं। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का एक अप्रोच था कि ये जिस भी काम में जाते थे, मतलब जो भी यहाँ पे इधर भारत में करते थे, वहां पे दो क्लास क्या करते थे, क्रिएट करते थे। हमारे लोगों की दो क्लास क्रिएट करते थे, जहाँ पे एक लोगों, मतलब एक क्लास ऐसी होती है जिनको उच्च स्तर का दर्जा मिलता था, हाई क्लास, और एक लो क्लास। जैसे इन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम बनाया, तो उसमें क्या किया इन्होंने, एक तो जमींदार जिनके पास जमीन थी, और एक कल्टीवेटर जिनके पास जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, जो लैंड होल्डर थे, वो बनाया। इन्होंने बाद में जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चालू हुआ, तो इन्होंने उसमें भी यही कार्यक्रम किया। इन्होंने एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनाए, मतलब जो फैक्ट्री ओनर थे, और एक उनके अंदर जो लेबरर थी काम करने वाली, है ना। यानी कि इन्होंने हर एक उसमें जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भी इन्होंने काम किया है, उसमें इन्होंने दो कैटेगरी क्या करी, डिवाइड करी। और हमारे लोगों से ही, हमारे लोगों के ऊपर क्या कराते थे, अत्याचार कराते थे। ठीक है ना? तो ये एक टाइप से, मतलब ऐसे सोच सकते हो, गिरी हुई सोच बोल सकते हो इसे। तो जिससे हुआ क्या भाई, ना तो हम वो बन पाए प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। मान लिया अगर हमने फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगवाना चालू करी और हमने वो लगाई, तो उसमें ना ही तो हम वो कैपिटलिस्ट बन पाए, प्रॉपर प्रॉपर, चलो कैपिटलिस्ट ना बनो, प्रॉपर प्रॉपर लेबर ही बना देते, ना वो बन, ना ये बन पाए ना ये बन पाए। सेम एज किसमें, एग्रीकल्चर में, ना जमींदारी प्रॉपर रह पाए ना ही कल्टीवेटर, हम बीच में अटक के रह गए। ठीक है ना? इनफैक्ट, या छोड़ो कि कैपिटल वो इधर इंडस्ट्रीज वगैरह ना लगवाते, एक ही सेक्टर को ग्रो करवा देते, एग्रीकल्चर। कुल मिलाकर के कैटेगरीज इतनी डिवाइड कर दी कि इधर भी दो दो कैटेगरी, इधर भी दो दो कैटेगरी, ना हम इस पे टिक पाए ना इस पे टिक पाए, है ना। और हम किस में रह गए, बीच में लटक के रह गए। इसे बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, देख लो। अंडर द ब्रिटिश राज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडल रिलेशंस। ब्रिटिश राज में जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट किया, उसने, उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, कौन से रिलेशन क्रिएट हुए, फ्यूडल रिलेशन। फ्यूडल रिलेशन लैंडलॉर्ड और
टेनेंट रिलेशन, एक तो लैंडलॉर्ड मतलब वही जमींदार और टेनेंट वो जो कल्टीवेटर है ना, इस तरह के रिलेशन क्रिएट हुई, दो कैटेगरी क्रिएट हुई। द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ लगान, लैंडलॉर्ड क्या करते थे, बहुत हाई रेट ऑफ लगान चार्ज करते थे, इनफैक्ट बदतमीजी भी करते थे, एंड वर वेरी क्रूल टू द कल्टीवेटर, और वो उनके लिए बहुत मतलब दरिंदे थे उनके लिए, किनके लिए, कल्टीवेटर्स के लिए, क्योंकि उनके ऊपर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज अराउंड 1940 के बाद, है ना, जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगना चालू हुई 43 के आसपास, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, यहाँ पे भी इन्होंने क्या बनाई, दो क्लासेस बनाई, दैट इज कैपिटलिस्ट एंड लेबरर। तो इंडिया इनहेरिटेड, तो इंडिया को जो विरासत में, भारत को जो विरासत में मिले हैं, वो फीचर मिले हैं दोनों के, ऑफ बोथ फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम इन द इंडियन इकोनॉमी। वहां पे भी दो क्लास मिली है और यहाँ पे भी दो क्लास हमें विरासत में मिली है, ठीक है ना, ना ही हम इसको ग्रो कर पाए प्रॉपर प्रॉपर और ना ही हम इसको ग्रो कर पाए प्रॉपर प्रॉपर, तो हम सेमी फ्यूडल हो गए, क्या हो गए, सेमी फ्यूडल। समझ में आती है बात। नेक्स्ट है बच्चों एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, और ये हमेशा से ब्रिटिशर्स ने, आज तक भी ये सोच चलती है ब्रिटिशर्स की जो दी है ये सोच, ये होती है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, होती है डिवाइड एंड रूल, क्या होती है, जिस इकोनॉमी के अंदर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलती है कि लोगों को बांटो आपस में और उनके ऊपर क्या करो, उनके ऊपर अपना राज करो, इसे बोलते हैं, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इनकी जो पॉलिसी थी कि डिवाइड करो और फिर उनको रूल करो, ऑलवेज प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन, इससे भेदभाव होता था हमेशा, बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, किसके बेसिस पे, रिलीजियन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, कि भाई तुम्हारा कल्चर ये है, हमारा कल्चर ये है, तो यहाँ पे एक कल्चर को सुपीरियर दिखाया जा रहा है, एक को बहुत नीचा दिखाया जा रहा है, एक लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, दूसरी लैंग्वेज को कुछ भी नहीं समझा जा रहा है, ठीक है ना, एक कास्ट को सुपीरियर कास्ट दिखाया जा रहा है, एक को, हाँ, तो कि भाई तो देखो तुम्हारा ये अच्छा है, ये नहीं है, जैसे होता ना कि वो कि भाई ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ऐसे तुम दूर ही रहो इनसे, इस तरीके से करके, मतलब हमेशा किसी ना किसी एंगल पे, चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो आपका रिलीजियन हो, कास्ट हो, ठीक है, आपका कल्चर हो, आपकी लैंग्वेज हो, उनके बेसिस पे क्या किया गया है, लोगों को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेस, ये तो वही पढ़ दिया मैंने। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से हुआ क्या, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द कंट्री वाज ज्योग्राफिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जब रिलीजन के बेसिस पे बांटा तो उसी का ही तो वो जो पाकिस्तान और जो भारत, जो दो कंट्री अलग अलग हुई, वो इसी का ही तो है कि वो एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी वाला जो सोच थी ना, वो चलाई, वो प्रिवेल कराई गई, ठीक है ना, और इससे बहुत नुकसान हुआ है, इस सोच से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ऐसा था कि जो उधर के लोग थे वो इधर आए, कुछ इधर के लोग उधर गए, बहुत लोग मारे गए उस चीज में, और भारत को वैसे भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ऐसा एरिया जो पाकिस्तान में चला गया, उस एरिया पे कॉटन और जूट बहुत बड़ी मात्रा में हम क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, तो वो कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में, तो उससे नुकसान हुआ है। दूसरा, जो कुछ फूड ग्रेन्स वगैरह, हम जो पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, वो एरिया कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया, उससे भारत को बहुत नुकसान पहुंचा है, ठीक है ना, तो ये एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। 9 पॉइंटर्स है बच्चों, 6 वो जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे थे, बार बार कहने को ऑलरेडी डिस्कस है, पता नहीं 3-4 बार डिस्कस कर ली क्लास में, बस ये है कि लिखवाए नहीं वहां पे, ठीक है। और 3 पॉइंट आपके कौन कौन हो गए, 3 पॉइंट में पहला डिप्लीटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, यार 4 तो पॉइंटर ऐसे ही है जिनको आप ऐसे ही इकोनॉमी इकोनॉमी बोल के याद कर लोगे। कौन कौन सी, स्टैग्नेटेड इकोनॉमी, हाँ बोलो, डिप्लीटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, बस इतना, इतना रहम कर देना, एक का कंटेंट दूसरी इकोनॉमी में मत ठोक के आना, कभी पता पड़े स्टैग्नेटेड का एम्प्यूटेटेड में और एम्प्यूटेटेड का स्टैग्नेटेड में और उसका इसमें इसका उसमें, ये मत करना, है ना, याद रखना, स्टैग्नेटेड में जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, सेमी फ्यूडल में जहाँ पे दो दो क्लास बनाई, एग्रीकल्चर में वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लगा करके, और जब यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसमें कैपिटलिस्ट और लेबरर दो कैटेगरी बनाई, ये है सेमी फ्यूडल। तीसरा डिप्लीटेड, डिप्लीटेड बोला नहीं ना अभी, डिप्लीटेड जिसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया
फिजिकल कैपिटल एसेट्स को रिपेयर और रिप्लेस करने का। और चौथा है आपकी ये एम्पिटेटेड, जहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया गया। तो ये सुनो 4 पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट है, 5 पॉइंट और कौन कौन से है? पहला एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, 2 पॉइंट ये साथ वाले हो गए। हाँ जी, और उसके बाद बोलो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और रैम्पेंट पॉवर्टी, और 1 पॉइंट और कौन? हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। चलो बैक टू बैक बोलोगे। सबसे पहला स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, हाँ जी, रैम्पेंट पॉवर्टी, पुअर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, नेक्स्ट सेमी डिप्लीटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, एम्पिटेटेड इकोनॉमी। बात समझ में आती है? चलो इसी के साथ साथ बच्चों हमारा नहीं अभी रहता है कुछ बूस्टर पॉइंट रहते हैं, छोटे छोटे से देखते हैं। चलो द ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स है, सही कर दूंगा मैं से। The Britishers introduced the railway in India in 1850। एक MCQ बताओ, ब्रिटिशर्स ने रेलवे कब चालू की भारत में? 1850 में, ठीक है ना। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने, वो हाँ, जो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज था उसने कौन सी 2 सिटी को क्या किया? कनेक्ट किया, है ना। तो बॉम्बे और थाने को, ऐसा ऑप्शन देगा वो, 2-3-4 ऑप्शन देगा अलग अलग आपको। और कौन से साल में किया? 1854 में। 1850 में रेलवे चालू हुई, और पहला जो ब्रिज था जो कौन कौन सी सिटी को लिंक किया? बॉम्बे और थाने को। कौन से में? 4 साल बाद। नेक्स्ट है बच्चों, इन द ईयर 1853 में द फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस, वो वाला टेलीग्राम भैया जो अभी हम चलाते हैं, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, वो ऐसा वो जो होता है ना कार्ड टाइप से होता है, वो वाला टेलीग्राम, ठीक है ना। इन द ईयर 1853, 1853 में, यानी कि तुम समझो रेलवे चालू होने के, और सुनो रेलवे चालू होने के और वो ब्रिज के पहले, रेलवे चालू होने के बाद और ब्रिज के पहले 1 साल पहले, ठीक है ना। बीच में कौन आया? टेलीग्राम। कौन आया? ऐसे याद रखने का आपको। इन द ईयर 1853 द फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस इन द कंट्री स्टार्टेड बिटवीन आगरा एंड कोलकाता। 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन से साल में और कौन सी कंट्री की? तो आगरा और कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस जो एक किसकी डिवीजन है? टाटा एंड सन्स की। वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1932, है ना। टाटा एयरलाइंस कब एस्टैब्लिश की गई? 1932 में। इनॉग्रेटिंग द एविएशन सेक्टर इन इंडिया, पहली बार भारत में एविएशन सेक्टर की, एविएशन मतलब एयरलाइंस की स्टार्टिंग किसने की? टाटा ने, ठीक है ना, टाटा एंड सन्स ने। और वो कौन सी थी? टाटा एयरलाइंस के नाम से। बात समझ में? जिसको टाटा एयरलाइंस ने, इसको फिर बाद में किसने खरीद लिया था? इंडियन गवर्नमेंट ने खरीद लिया था। अभी कुछ टाइम पहले वापस से किसने खरीद लिया इसको? टाटा ने खरीद लिया, ठीक है ना। आगे बच्चों, इन 1934, ये पॉइंट हमें पता है, साल बताया उसने। 1934 में वीके आर वी राव ने एक बुक पब्लिश की, एन एसे ऑन इंडियाज नेशनल इनकम। बुक का नाम क्या था? इंडियाज नेशनल इनकम 1925 to 29, which is widely regarded as the first authentic academic exercise in the estimation of the national income of India। पुराना पॉइंट है, थोड़ा भारी भरकम शब्द में फैंसी वर्ड यूज किए, है ना। राव के एस्टिमेट सबसे सटीक थे क्या नहीं थे? किसके लिए? नेशनल इनकम के लिए। वो कौन सी बुक में उन्होंने पब्लिश किया था? कौन से वाली बुक में? हाँ, एन एसे ऑन इंडियाज नेशनल इनकम 1925 to 29। और कौन से साल में किया था ये? 1934 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, कॉटन एंड जूट वर 2 इंडस्ट्रीज विच एडवर्सली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन। ओह माय गॉड, ये तो अभी तो बताया मैंने। क्या है बताना? पार्टीशन के बाद, है ना, ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा क्या हुई? अफेक्ट। नमन भैया कैसे अफेक्ट हुई? कॉटन वाले जो मिल थे वो तो उधर थे गुजरात में, और जूट के जो मिल थे, हाँ, कॉटन के जो मिल थे वो गुजरात में थे, कॉटन प्रोड्यूस वहां पे नहीं होती थी। जूट के जो मिल थे वो कहाँ पे थे? बंगाल में थे, प्रोड्यूस वहां पे नहीं होती थी,
अभी तुम सोचो यार ये पता नहीं क्या चल रहा है, अजीबोगरीब चल रहा है। अजीबोगरीब नहीं, ये बात चल रही है प्रोडक्शन की। वो कह रहे हैं कॉटन और जूट वर टू इंडस्ट्रीज विच एडवर्सली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन। ये दो इंडस्ट्री क्या हुई, बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। किसके बाद? क्योंकि ये जहाँ पे प्रोड्यूस होती थी वो एरिया कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है फूड सरप्लस एरिया ऑफ वेस्ट पंजाब। जो पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट था, जहाँ पे जिसको क्या माना जाता था, फूड सरप्लस एरिया माना जाता था। मतलब जो अपने लोगों की, तो वहां पे हम क्या करते थे, डिमांड को फुलफिल करते थे, साथ में एक्स्ट्रा बाकी दूसरी भी करते थे। तो वो वाला जो एरिया था, एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान, ये एरिया भी कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। दिस वाज द मेन रीजन फॉर द फूड शॉर्टेज इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद जो भारत में जो फूड शॉर्टेज हुई है, ये इसका काफी मेन रीजन है कि जो हमारा फूड सरप्लस एरिया था, है ना, वेस्ट पंजाब का और सिंध का, वो कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया, छोटे छोटे पॉइंटर्स है। ठीक है ना। टेलीग्राम पे मैंने वो जो पूरी टाइमलाइन थी वो वापस से शेयर की थी क्या? अभी नहीं की थी क्या? आज वापस से करूंगा शेयर। फिलहाल मुझे बताओ रेलवे कब चली? और पहला ब्रिज जो लिंक किया दो सिटी को, रेलवे ब्रिज 1854 में बॉम्बे और ठाणे को लिंक किया। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। 1853 में कौन सा सर्विस चालू, कौन सी दो सिटी के बीच में, आगरा एंड कोलकाता के बीच में। अच्छा, टाटा सन्स ने जो टाटा एयरलाइंस एस्टैब्लिश की इंडिया में और एविएशन सेक्टर की शुरुआत की, वो कौन से साल में की? 1932 में की। ठीक है ना। अच्छा, वी राव ने कौन सी बुक पब्लिश की थी? एनएसए ऑन इंडियाज नेशनल इनकम 1925 टू 29। कौन से साल में की थी? और किसके एस्टिमेट सबसे बेहतर थे? वी राव के। ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई पार्टीशन के बाद? ठीक है ना। और जो भारत में जो फूड की शॉर्टेज हुई पार्टीशन के बाद, उसका एक मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा जो फूड सरप्लस एरिया था वेस्ट पंजाब का और सिंध का, वो कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है बच्चों। बात समझ में आती है? चैप्टर हमारा क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है ना। आज की क्लास को अभी इसको यहीं पे रोकते हैं। अभी अपने पास क्या करना है, अपने को रिवीजन करना है। जस्ट इसके बाद रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन बहुत ऐसा नहीं कराऊंगा कि अंदर के पॉइंटर बार बार बुला करके आपको मजदूरी कराऊंगा। पूरे चैप्टर का बस फ्लो कराना है आपको। ठीक है ना। वो जो कि 20-25 मिनट में हो जाएगा, इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना। ये रिकॉर्डिंग को रोक करके नेक्स्ट वाली रिवीजन वाली चालू करता हूँ। ठीक है जी।